इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी एपीआईज इंटीग्रेशन, यानी कि आपने अपने वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर थर्ड पार्टी एपीआई से अगर डाटा रिसीव करना है, डिस्प्ले करवाना है अपने शॉर्ट कोड्स में या प्लगइन में कहीं पर भी, या उसको यूज़ करते हुए आपने कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। प्लगइन डेवलपमेंट की हैंडबुक में आपको यहाँ पर ये HTTP API के चैप्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोटी मोटी चीज़ें जो आपके समझने वाली हैं वो कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को हम शॉर्ट रखें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे जाते जा रहे हैं। इसमें कुछ आपकी एक्सप्लोरेशन पर भी छोड़ूंगा, लेकिन आपको वर्किंग इसकी प्रॉपर पूरी समझाने के बाद ही छोड़ूंगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इसमें जब भी आपने डेटा किसी थर्ड पार्टी एपीआई से रिसीव करना है तो आप WP रिमोट गेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप चूंकि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्लगइन डेवलप कर रहे हैं, तो आप PHP की नेटिव जो एपीआई इंटीग्रेशन है वो भी कर सकते हैं CURL वगैरह के ज़रिए। लेकिन वर्डप्रेस आपको बने बनाए फंक्शंस इसलिए देता है कि उसमें बहुत सारा अंडर द हुड काम ऑलरेडी हो रहा होता है, जो कि आपको मैनुअली करना पड़ता है अगर आप प्लेन PHP को इस्तेमाल करते हुए उस API को कॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस क्या कहता है, वर्डप्रेस कहता है कि भाई आप सिंपली WP रिमोट गेट यूज़ कर लो, जिसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले में आपने वो URL प्रोवाइड करना होता है जिस पे आपने हिट करना है या जिससे आपने डाटा फेच करना है, और दूसरे पैरामीटर में आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं जो कि आप PHP में भी आपको सेट करने पड़ते हैं। इसी तरह से ये आपको अरे की सूरत में वर्डप्रेस के ये फंक्शंस और पावर देते हैं कि आप मेथड बता सकते हैं, टाइम आउट बता सकते हैं कि कितनी देर वो वेट करे और वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इन्हेंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइम आउट तो ख़ास तौर पर आप यूज़ आपको करना ही चाहिए, ताकि अगर कोई रिक्वेस्ट API के ऊपर वो आपका पेज स्ट्रक ही ना हो जाए, उसका इंतज़ार करता रहे और सो ऑन। तो उसके बाद रीडायरेक्शन जो है वो आप सेट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स टू फॉलो रीडायरेक्ट्स। उसके बाद HTTP वर्जन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ब्लॉकिंग आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हेडर्स पास कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ APIs होती हैं जिनमें आपको डाटा रिसीव करने के लिए किसी किस्म की अथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ APIs होती हैं जिनमें आपने API की अपना यूज़र नेम वगैरह ये चीज़ें भेजनी होती हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। तो वर्डप्रेस का ये WP रिमोट गेट का फंक्शन आपको ये पावर देता है कि आप स्पेसिफिक हेडर्स पास कर सकते हैं और उन हेडर्स के अंदर आप वो वैल्यूज़ जो हैं वो पास कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के पैरामीटर्स हैं। अगर आप ऑब्वियसली PHP डेवलपर हैं ऑलरेडी, और ये प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स बेसिकली है भी उन्हीं लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी ये PHP में प्रोग्रामिंग आती है, तो अगर आप ऑलरेडी APIs के साथ काम कर रहे हैं तो इट शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बल्कि आपको मज़ा आएगा वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए, जिसमें आपका काफ़ी सारा काम वर्डप्रेस खुद ही कर देता है और आप जस्ट जो है वो अपने फंक्शनैलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसको हम भी टेस्ट करेंगे और इसके अलावा भी टेस्ट करेंगे, जिसमें आप ये देखें ये एक फ्री API है गिटहब की, जिसके ज़रिए आप किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की अथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस URL को हिट करके आप डाटा फेच कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये उसका एक बेसिकली उसने रिस्पॉन्स बताया हुआ कि पूरा रिस्पॉन्स आपके पास ये आता है। अब ऑब्वियसली नॉट ऑल द टाइम यू वांट ऑल ऑफ दिस अननेसेसरी स्टफ। आपको समटाइम सिर्फ ये डाटा चाहिए होता है कि यूज़र का जो एक्चुअल डाटा है
तो वर्डप्रेस क्या कहता है कि वर्डप्रेस उसके लिए भी आपकी आसानी पैदा करता है कि आप मैनुअली लूप थ्रू करके या फिर उसको मैनुअली फेच करने की बजाय वर्डप्रेस कहता है कि भाई आप सिंपली WP रिमोट रिट्रीव बॉडी यूज़ कर लें, तो आपका वो उस सिर्फ जो बॉडी के अंदर कंटेंट आ रहा है ये उसको भी रिट्रीव कर लेता है। इसी तरह से आप रिस्पांस कोड पहले फेच कर सकते हैं जाके, ताकि आप रिस्पांस कोड पहले ही चेक करके क्योंकि आप जब एपीआई किसी को हिट भी करते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। 200 है यानी कि ओके है, रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। 301 302, अब इन स्टेटस कोड्स की बेस के ऊपर आप डिफरेंट वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट सपोज पहले चेक कर लें कि अगर 200 नहीं है तो आप वहीं पर एरर थ्रो कर दें, जो मैं आपको मैनुअली करना भी सिखाऊंगा। अभी थोड़ी आपको इसको बेस समझा रहा हूँ ताकि आप ग्रास्प कर लें। फिर वर्डप्रेस कहता है कि भाई आप इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन ही कर सकते हैं एक कॉल में, कि आप रिट्रीव बॉडी के अंदर ही ये पास कर दें तो आपकी डायरेक्ट सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आपको दो डिफरेंट लाइंस में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें कुछ वैलिडेशंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए, चेकिंग करने के लिए डिफरेंट लाइंस में रखना पड़ता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हेडर अगर आपने कोई गेट करना है तो आप इस मेथड के ज़रिए फैच कर सकते हैं। WP रिमोट रिट्रीव हेडर, अगर आपने सिर्फ हेडर की वैल्यूज़ फेच करनी है फॉर सम प्रोसेसिंग, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये अथेंटिकेशन बताई गई है, जिसका मैंने अभी ऊपर भी जिक्र किया था कि WP रिमोट गेट फुली फीचर्ड है कि आप इसमें अथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हेडर्स के पैरामीटर के अंदर आप जो है वो उसके डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो सेंड कर देते हैं। ऑथराइजेशन है तो आप इससे सेंड कर देते हैं। अगर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डिफरेंट तरह से देना है, जो हम अभी चेक भी करेंगे रैपिड एपीआई से, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दो फंक्शन है ना हमारे पास, रिमोट गेट का और रिमोट पोस्ट का। रिमोट गेट आपने तब यूज़ करना है जब आपने डाटा रिसीव करना है, और रिमोट पोस्ट आपने तब यूज़ करना है जब आपने किसी एपीआई के ऊपर डाटा सेंड करना है। इसके फिर आपके पास डिफरेंट पैरामीटर हैं। उसी तरह से बॉडी है, टाइम आउट है, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर आप वो डाटा भेजते हैं जो आपने भेजना है। और इसकी एग्जांपल यूजेज यहाँ पर इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि कोई भी ऐसी नॉर्मली पब्लिक एपीआई है नहीं जिनके ऊपर आप डाटा सेंड कर सकें। ऑब्वियसली आपको अपनी कोई एपीआई चाहिए होगी जहाँ पर आप डाटा रिसीव कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली सिर्फ ये बताया गया कि आपने रिमोट पोस्ट के अंदर अपनी वो एपीआई का यूआरएल दे देना है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पास कर देने हैं। और फिर उसके बाद आप रिमोट, उसी तरह से आपके पास रिमोट हेड का भी फंक्शन है। और उसके बाद आप किसी भी तरह की रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे कि मेथड में आपने बता देना होता है कि आपने पुट करना है, डिलीट करना है और सो ऑन, ये आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस ने एक कैशे मैकेनिज्म भी वर्डप्रेस का अंडर द हुड आपके लिए अवेलेबल होता है। ट्रांजिएंट में ऑब्वियसली आप अपनी एपीआईज को कैशे भी करना चाह रहे होंगे। तो एक्चुअली अब कोड में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली हो कैसे रहा है काम। हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पर हम शॉर्ट कोड की सूरत में ही रखेंगे। पहले मैं एक शॉर्ट कोड बना लेता हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ पब्लिक एपीआई टेस्टिंग शॉर्ट कोड। ओके, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ MSR फंक्शन। भी हमने लिखना है जो कि मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, बाद में भी लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ऐड शॉर्ट कोड के ज़रिए रजिस्टर भी कर लेते हैं। इसको हम टैग दे लेते हैं MSR लेट्स से गिटहब एपीआई। और यहाँ पर, और अब इस शॉर्ट कोड को हम पेज में भी लगा लेते हैं। पेज में लगाने से पहले मैंने प्लगइन्स में क्लासिक एडिटर ऑन किया हुआ है। आप भी गुटनबर्ग एडिटर में टेस्टिंग के लिए काम ना करें, वो बाज़ औक़ात आपको वो शॉर्ट कोड सेव ही नहीं करने देता जब आपको जेसन वगैरह का रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो क्लासिक एडिटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटर टू टेस्ट दीज शॉर्ट कोड्स और योर एपीआईज। अच्छा, एपीआईज कह लेते हैं इसे। और यहाँ पर शॉर्ट कोड जो है वो मैं अपना गिटहब एपीआई का पास कर देता हूँ। ओके, अब इस पेज को मैं ओपन भी कर लेता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अब हम शुरुआत करते हैं WP रिमोट गेट से, जिसमें सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूआरएल का, जिसमें हम बेस यूआरएल सेव करेंगे उसका। वो हम यही ले लेते हैं जो गिटहब का हमारे पास अवेलेबल है। इसमें लास्ट में आपका वो यूज़र नेम आ रहा होता है जिसका आपने डाटा फैच करना है। मैं यहाँ पर WP Academy
कर लेता हूँ हमारा यूज़र नेम, ये आपके पास आ गया यूआरएल। अब आपने रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं उसी तरह से। थोड़ा सा अभी वर्डप्रेस की गाइड को ही फॉलो करते हैं और बाद में अपनी इम्प्लीमेंटेशन बाद में करते हैं। पहले इसको कंप्लीट करके टेस्टिंग करके उसके बाद अपनी जो एक्स्ट्रा हमने टास्क परफॉर्म करने हैं वो इसके ऊपर कर लेंगे। रिस्पॉन्स में अब आपने सिंपली करना क्या होता है, WP रिमोट गेट। आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे जब आप WP रिमोट लिख रहे होंगे, तो वो हर फंक्शन की एक डिफरेंट यूज़ केस है। तो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ केस के लिए WP रिमोट गेट ही इनफ है। यूआरएल में अब हमने क्या कर देना है कि वो यूआरएल पास कर देना है। ओके। और अब आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपने अरे की सूरत में देने होते हैं। एटलीस्ट सबसे जो बेसिक मिनिमम एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी कह लें या जो वैल्यू आपने भेजनी है, वो आप टाइम आउट ज़रूर सेट करें इसका, कि आपकी एपीआई जो है वो लिंगरिंग में ना रहे। आप सेकंड्स में आपने टाइम आउट सेट करना होता है। मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज 30 सेकंड तक वेट करे, अदरवाइज इसको एक्सपायर कर दे, वो उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करे। 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, 10-20 सेकंड कर सकते हैं। लेकिन इन सम केसेस अगर थर्ड जो एपीआई जिससे आप डाटा रिसीव कर रहे हैं, आपको अगर पता है कि वो सर्वर थोड़ा स्लो है और वहाँ से रिस्पॉन्स स्लो ही आना है, तो फिर आप इसको 30, 60, 120 जितना आपको चाहे, जितना आप वेट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अनलिमिटेड इसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मेथड है। मेथड WP रिमोट गेट में बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आपका गेट ही होता है, उसमें आपको स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत नहीं है। आप रीडायरेक्शन और HTTP वर्जन वगैरह यूज़ करें, या आप सिंपली हेडर्स जो है वो उनका इस्तेमाल हम अभी देखेंगे कि जब आपने अथेंटिकेशन परफॉर्म करनी होती है। अब हम क्या करते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट आर कर लेता हूँ, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है उसको चेक करने के लिए, कि अभी आपको उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे उन्होंने दिखाया हुआ है उसी तरह से आपको भी इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स बन रहा है। इसको मैं रीलोड करता हूँ। ये देखिए, ये उसी तरह से हमारा पूरा हेडर हुडर सब कुछ साथ इंक्लूडेड हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसी तरह से, जैसे वर्डप्रेस कहता है कि भाई आपने सिर्फ जब बॉडी का डाटा फैच करना है तो आप बॉडी जो है वो उसको फैच कर लें। तो उसके लिए WP रिमोट रिट्रीव बॉडी है, ये वाला फंक्शन। अब हम यहाँ पर रिमोट रिट्रीव बॉडी के अंदर अब आपने जो रिस्पॉन्स है आपका उसको पास कर देना, ताकि उसमें से ये बॉडी जो है वो निकाल ले। अब हम ये जो बॉडी का वेरिएबल है इसको हम यहाँ पर प्रिंट आर कर देते हैं चेक करने के लिए। ठीक है जी, ये ले जी, ये अब आपके पास पूरी जो उसकी बॉडी है वो आ गई। अब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट में से आपने जिसकी भी वैल्यू चाहिए होगी आपकी, थोड़ा सा क्लीन करके आपने देखना है, तो आप उस प्री का टैग यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका जो डाटा होता है रॉ उसको दिखा देता है क्लीन करके। तो ये क्लीन करके इसने दिखाया, लेकिन इस क्लीन करने से भी पहले हमें इसे, ये जेसन फॉर्मेट में डाटा है तो हमें इसे जेसन डी कोड करना है पहले। तो बॉडी को हम जेसन डी कोड कर लेंगे और इसमें हम अगेन ये बॉडी का वेरिएबल पास कर देंगे, तो ये इसको डी कोड कर देगा, हमें एक प्रॉपर वैलिड जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा दे देगा। ये देखिए, अब आपके पास क्लीनर फॉर्मेट में डाटा आ गया। ये ऑब्जेक्ट होगा आपका, जिसमें ये देखिए हर एक प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको सिर्फ उसका नेम चाहिए, तो आप नेम फेच कर लें उसमें से, तो सिर्फ उस बंदे का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी चाहिए उसकी। अब इसमें बहुत सारा डाटा इस तरह से है कि अब ऑब्वियसली अगर यूज़र ने कंपनी सेट ही नहीं की हुई है तो वो वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आपने बस मेक श्योर कर लेना है कि आप पहले उसको, जो भी आपको डाटा चाहिए उस एपीआई से आप उसकी बॉडी को एक दफ़ा पहले प्रिंट आउट कर लें और देख लें कि उसमें से कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है और आपने किस तरह से उसको डिस्प्ले करवाना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक पर्सोना बनाना चाह रहा हूँ, इसको एक कार्ड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यूज़र के कार्ड में, जिसमें उसका एवटार आ जाएगा, उसकी जो यूज़र नेम या उसके डिफरेंट जो सोशल यूआरएल्स हैं अगर वो मैं देना चाह रहा हूँ और कंपनी देना चाह रहा हूँ और सो ऑन, ये आप यहाँ से बल्कि ये फॉलोअर्स यूआरएल, गिट्स यूआरएल, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आपने कार्ड बनाना हो पूरा तो आप पूरे डाटा के साथ उसे ले सकते हैं। लेकिन
अब यहाँ पर आपको कुछ वैलिडेशंस भी परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ तक आने से पहले आप पहले रिस्पॉन्स चेक कर लें कि अगर वो सक्सेसफुल है या नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र नेम गलत दे देते हैं हम तो पूरा वो कोड रन करने की कोशिश करेगा और ये देखें वो नोट फाउंड और सो ऑन। आप तो यहाँ तक आपने आने नहीं देना, ये सारी एग्जीक्यूशन आपने क्यों करनी है। आप पहले उसका रिस्पॉन्स चेक कर लें कि भाई उसका जो रिस्पॉन्स कोड है वो 200 के अलावा अगर कोई भी है तो भाई उसको टर्मिनेट कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, रिमोट गेट के फ़ौरन बाद ही इसे लगा लेंगे, बॉडी भी रिट्रीव करने से पहले। अब हम इसको मैं कह लेता हूँ रेस कोड यानी कि रिस्पॉन्स कोड। और रिस्पॉन्स कोड में हम ये जो रिस्पॉन्स है, सॉरी रिस्पॉन्स का जो वेरिएबल है हमारे पास इसको हमने पास करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वैलिडेशन सैनिटाइजेशन ये काम भी साथ साथ ही परफॉर्म करने हैं ताकि आपका डेटा जो है वो क्लीन रहे। लेट्स सपोज जैसे कि मैं डेटा जो है वो यूज़र से भी इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र ने यहाँ पर कोई यूज़र हम बेसिकली शॉर्ट कोड में ये पावर देना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र नेम अगर हम वहाँ पर दें तो उसका डाटा डिस्प्ले करवा दे। तो इसमें हमने वोटिंग में आपको याद होगा कि हमने ये काम कुछ किया हुआ था, सैनिटाइज वगैरह किया हुआ था। तो यही को इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब बहुत सारा काम रिपीटेटिव ही होगा क्योंकि बार बार हर चीज़ को इंडिविजुअली हर लेक्चर में बार बार एक्सप्लेन करना तो जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको यूज़र नेम कह लेता हूँ, या यूज़र कह लेते हैं हम। अ, और इसमें हम सॉरी यहाँ पर अब यूज़र में अब पोस्ट नहीं हो रहा, ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एट्रीब्यूट्स में आ रहा है। तो हम एट्रीब्यूट्स में चेक कर लेंगे कि एट्रीब्यूट्स में अगर यूज़र सेट है तो हम उसे सैनिटाइज करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर सेट नहीं है तो इसको हम एम्प्टी या नल छोड़ देंगे। और पहला जो वैलिडेशन है वो हम यहीं पर परफॉर्म कर लेंगे। इफ़ बल्कि वो यहाँ पर परफॉर्म करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, बल्कि ठीक है यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, आप रिस्पॉन्स कोड और इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। अगर हम कह लेते हैं कि इफ़ एम्प्टी है यूज़र, तो हम सिंपली यहीं से ये रिटर्न कर देंगे यूज़र को कि इनवैलिड तो अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि उसको हम कौन सा एक्चुअली चेक करवा लें। हम कह लेते हैं प्लीज़ एंटर हाँ यूज़र नेम। ठीक है, तो आप अगर आप एम्प्टी वाला नहीं करना चाह रहे काम तो एक डिफ़ॉल्ट सेट भी करवा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर सेट है तो यूज़र सेट कर दो सैनिटाइज करके। अदरवाइज़ आप डब्ल्यू पी अकेडमी या अपना कोई डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम दे दें कि अगर आपने उस शॉर्ट कोड में कुछ दिखाना ही है। तो मैं अगर ये काम कर लेता हूँ, डब्ल्यू पी एकेडमी को डिफ़ॉल्ट के तौर पर सेट कर देते हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप एम्प्टी चेक करके ये काम भी कर सकते हैं। तो अब चूँकि ये एम्प्टी रह नहीं गया, इसमें हर सूरत में डाटा है, या तो ये यूज़र सेट डाटा है या जो है वो हमारे पास हमारा डिफ़ॉल्ट सेट डाटा है। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या काम कर रहे थे हम, रिस्पॉन्स कोड वाला। ठीक है, अच्छा, अब ये यूआरएल भी हमारे पास नीचे मूव हो जाएगा क्योंकि अब हम यूज़र नेम जो है वो उसकी वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं। ये जो हमारे पास यूज़र का वेरिएबल है इसमें स्टोर है हमारे पास। अब इसको हम इसके साथ कंकैटिनेट कर लेंगे। पीएचपी में कंकैटिनेशन के बड़े तरीके हैं जिनमें से सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका ये है। अच्छा, अब कंकैटिनेशन के बाद अब हमने क्या किया कि यूज़र्स के फ़ौरन बाद हमारा वो यूज़र नेम आ गया, चाहे वो यूज़र ने सेट किया है या जो है वो हमारा एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है। अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे कि भाई अगर रिस्पॉन्स रेस कोड नॉट इज इक्वल टू 200। इसके अलावा एक और भी यहाँ पर कि यहाँ पर वैलिडेशन तो इतनी कोई पता नहीं, वैलिडेशन आपने थोड़ी इंप्रूव करनी है अपनी। पहले तो हम यहीं पर रिस्पॉन्स कोड के ऊपर चेक कर रहे हैं कि अगर
200 के अलावा कोई भी रिस्पॉन्स कोड है, आप स्विच स्टेटमेंट में लेकर जा सकते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्स कोड के अगेंस्ट डिफरेंट एरर जो है वो स्टेटस कोड जैसे हम कहते हैं उनके अगेंस्ट आप दिखा भी सकते हैं। इस तरह का एरर अगर आपने दिखाना है, यही एरर भी आप उठा के दिखा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी है तो हम सिर्फ 200 चेक कर रहे हैं कि अगर 200 की इक्वल नहीं है तो हम यहीं से यूज़र को रिटर्न कर रहे हैं एपीआई एरर, और साथ हम ये रिस्पॉन्स कोड दिखा भी सकते हैं कि यार ये एरर है, ताकि हमें पता लग जाए कि यूज़र को भी पता लग जाए कि कौन सा एरर है, ताकि अगर वो उसको ट्रबल शूटिंग करनी है, चेक करना है, तो उसे पता हो कि कौन सा स्टेटस कोड आ रहा है कि किस वजह से वो एपीआई फेल हो रही है। अच्छा, अब चूंकि अब यहाँ से हम नीचे आ गए हैं, यहाँ तक काम अगर उसे रिस्पॉन्स कोड भी 200 मिल गया, उसके बाद हम बाकी की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर बॉडी अब हम रिट्रीव कर सकते हैं सेफली। बॉडी को रिट्रीव किया और रिट्रीव करने के बाद अगेन आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि बॉडी जो है वो अगर नल है उसकी वैल्यू, बॉडी मतलब रिस्पॉन्स कोड ठीक है, एपीआई चल गई है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो कह लें कि उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, नल आ रही है, तब आप ये डी कोड और ये काम नहीं करेंगे। तो आप यहीं से इसकी बॉडी भी चेक कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी पर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक चैप्टर भी जनरेट करवाया हुआ था, मैं वो भी साथ देख लेता हूँ, ताकि क्योंकि आप मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर जाए। जैसे कि मैंने ये एक जनरेट भी करवाया था, यहाँ पर कुछ उसने रिस्पॉन्स कोड वगैरह दिया हुआ था, इसमें से मेरे लिए भी आसानी है कि मुझे कोड जो है वो ज़्यादा बार बार ना लिखना पड़े इसमें। ठीक है, हम डाटा को जेसन डी कोड कर लेते हैं, और उसके बाद डाटा अगर एम्प्टी है तो अब हम बॉडी के बजाय इसे हम कह लेते हैं डाटा। ठीक है, डाटा में अब हम क्या कह लेते हैं कि इफ़ हम यहाँ से इसको रिटर्न कर लेते हैं इनवैलिड रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर डाटा भी है और सारा काम हमारा सक्सेसफुल हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से आ, इसको अब प्रोसेसिंग इसकी कर लेंगे, यानी कि अब डेटा में हम चूंकि आ गया हमारी सारी वैल्यूज़, तो अब यहाँ से अब हम यहाँ पर लेंगे इसे। ठीक है, अच्छा, एरर आ गया लाइन नंबर 93 के ऊपर, तो हमने कोई ऑब्वियसली स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं की होगी, उसी वही बात है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब हमारे पास डाटा आ रहा है और इसके ऊपर काफ़ी किस्म की वैलिडेशन भी परफॉर्म हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यूज़र नेम एक पास करके देखते हैं, एक स्पेसिफिक यूज़र दे देते हैं। लेट्स सपोज एलिमेंटोर कह लेते हैं, एलिमेंटोर का भी गिटहब अकाउंट तो है ही है। तो इसको रीलोड करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास उस यूज़र का जो डाटा है वो हमारे पास आ रहा है। कोई भी गिटहब यूज़र नेम आप यहाँ पर पास करेंगे तो उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। बस आपने ये देख लेना है कि उसकी कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी नहीं, और सो ऑन, और आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स में भी आ जाते हैं। ये कोड भी यहाँ पर, ये जो आप देखें कि ये इसमें एक और इजाफी काम हुआ है जो इस WP एरर का एक फंक्शन है, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स के फ़ौरन बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर तो कोई एरर है तो आप API एरर यहाँ पर दे दें। वो वैसे भी हमने अदर वे अराउंड किया हुआ है, क्योंकि इसने डायरेक्टली यहाँ पर WP रिट्रीव बॉडी कर लिया था। हमने वो काम क्या किया हुआ है, हमने वो रिस्पॉन्स में पहले चेक कर लिया हुआ कि अगर वो रिस्पॉन्स है तो वो हम अब हमें इस WP एरर के थ्रू इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली रिस्पॉन्स कोड के अगेंस्ट भी इसको चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है यूज़ केसेस के ऊपर, आप जो है वो इसके ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह से भी। अब ये आ गई है स्केपिंग। स्केपिंग ऑब्वियसली जब आपने एक्चुअल डाटा प्रिंट करना है इसको इसका कोई शॉर्ट कोड बनाकर, तो ऑब्वियसली तब हम यूज़ करेंगे स्केपिंग। अभी हमें स्केपिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ की। अब यूज़र नेम अगर पास्ट है तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, अगर यूज़र नेम पास नहीं है तो अब हमारे पास इस तरह से रॉ डाटा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है हमारा उसका डाटा आपके पास आ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा मैं, इसकी जो ट्रांजिएंट वाली और कैशे वगैरह वाली वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी बेसिक तो हमने देख लिया है, और इसकी जो हेडर्स हैं रिक्वायरमेंट वो भी सेंड करनी देखेंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर क्या ले बना लूँ कि अगर हम इसको खूबसूरत करके दिखाना चाहते हैं किसी कार्ड की सूरत में, किसी इंफॉर्मेशन की सूरत में,
तो मैं यहाँ पर कह लेता हूँ, यहाँ पर हम HTML बना लेते हैं। तो इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम एक नई चैट बनाते हैं। अ, ठीक है जी, ये हमारे पास उसकी CSS आ गई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और पब्लिक डॉट CSS में इसे रख लेते हैं। उसके बाद ये हमारी HTML है। ये नहीं काम हमने करना, ये हाँ ये दो ना हमें। ठीक है जी, इसको अब हम ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये देखें हमारा कितना सारा काम चैट जीपीटी ने आसान कर दिया। ये अब ये वाइब कोडिंग में हम और भी मज़ीद इस तरह के काम सीखेंगे, लेकिन ये तो बेसिक से काम है, ये तो आपको करने आने चाहिए अभी तक। अच्छा, अब ये देखें यहाँ जहाँ जहाँ पर ये स्टैटिक डाटा है हमारे पास, ये हमें डायनेमिक चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न करता हूँ HTML को। और आपने इसको ऐसे ही रिटर्न नहीं करना। अब आपको याद आएगा ESCHTML, इसके साथ जनाब आपने अपनी इस HTML को आउटपुट करना है। लेकिन मे बी समटाइम ये डिस्टर्ब भी कर देता है उसकी आउटपुट को, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। ये देखा, उसने डिस्टर्ब कर दिया आउटपुट को। आ, ओके, अब उसने क्या किया कि उसको उसने आपको HTML बनाकर दे दी है इस तरह की, कि जिसके ऊपर स्केपिंग लगी हुई है। उसमें आपको याद होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। हम उसके लिए हमें सिर्फ इजाफी क्या काम करना होगा हमारे इस कोड में, बजाय इसके कि हम उसकी HTML जो है वो बनाएं। इस तरह से हम इसकी बफरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना PHP कोड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास HTML आ गई। ओबी स्टार्ट, ओके सॉरी, यहाँ पर हमने इसे रिटर्न करना है। रिटर्न ओ बी गेट, ये हमने शॉर्ट कोड्स के लेक्चर में मेरे ख्याल से देखा भी था। तो ओके, अच्छा जी, हो गया काम, हो गया हमारा सारा। सिर्फ चूंकि वो वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारे पास वो डेटा जो है वो नहीं आ रहा। अब हमने इन वेरिएबल्स को एक्चुअली डेटा असाइन करना है। सारी इसके ऊपर हमारी जो स्केपिंग है प्रॉपर, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब स्केप आपने ये आपने काम लाजमी करना है, डाटा स्केप ज़रूर करना है। और इसको थोड़ा सा अब हमें चाहिएगा एवाटार URL और सोन। अब मैं क्या करता हूँ कि अब बारी बारी या तो हम डेटा से डायरेक्टली उनको प्रिंट आउट कर लें, या जो है वो हम इनको सेपरेट वेरिएबल्स में पहले स्टोर करवा लें। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ कि अ, यहाँ पर वेरिएबल्स बना लेते हैं। एवाटार URL इज इक्वल टू, वही काम करते हैं, इस सेट डॉलर डेटा। अब
डेटा लेने के लिए ऑब्वियसली पहले इसको हम रिटर्न क्या कर लेते हैं, ये जो डेटा है इसको हम प्रिंट आर कर लेते हैं ताकि वहाँ से हम चेक कर लें। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और प्रिंट आर करते हैं और यहाँ पर डेटा जो है वो पास कर देते हैं। अच्छा, कहीं पर कोई गड़बड़ है? ये गड़बड़ है। अच्छा, और उसी तरह से इसको क्लीन कर लें पहले। ये भी मैं कमेंट करके आप रख दूंगा कोड में ही, ताकि आपने अगर किसी और एपीआई के साथ ये यूज़ करना है तो आपके पास एक्सेस रहे। अब एचटीएमएल तो प्रिंट होनी है। अब हमने एवटार यूआरएल, ठीक है जी, ये एवटार यूआरएल आ गया हमारे पास। अ, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड है, सैनिटाइजेशन के और फंक्शन देख लेते हैं। वो बेसिकली स्केप तो हम कर ही रहे हैं, तो प्लगइन सिक्योरिटी में आते हैं और सिक्योरिटी के पेज पर जाते हैं और यहाँ से सैनिटाइजिंग डाटा पर आते हैं। सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड ही है जो सबसे पॉपुलर यूज़ होता है, उसके अलावा सैनिटाइज यूआरएल भी है हमारे पास। तो जहाँ जहाँ पर जो परफॉर्म हो सकता है वो हमने करना ही है। सैनिटाइज यूआरएल करते हैं हम, आ, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं इसके अगेंस्ट, अदरवाइज हम इसको कह लेते हैं नल। ठीक है, इसी तरह से अब बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उनमें मैं वैल्यूज़ क्विकली ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, ये मैंने सारे वेरिएबल्स बना लिए और उनमें डेटा भी स्टोर कर लिया। ठीक है, अब डेटा आ रहा है हमारे पास और रिटर्न ओबी क्लीन कर देते हैं और इसे हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, ये अब देखें थोड़ा सा वो स्टाइलिंग का जो इशू है वो ऑब्वियसली अब स्टाइलिंग करने तो नहीं बैठे, स्टाइलिंग आपने सीएसएस से एडजस्ट कर लेनी है। अब वो कोड मिल जाएगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, अब हमने एक पूरा कार्ड बना लिया है थर्ड पार्टी एपीआई के साथ, जिसमें हम किसी भी गिटहब का यूज़र का यूज़र नेम पास कर रहे हैं तो हमारे पास उसका जो डेटा है वो हमारे पास ये देखिए आ रहा है जो है। क्योंकि वो एम्प्टी है तो वो एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगा। ये टेक्स्ट डोमेन को आपने ऑब्वियसली रिप्लेस करना है अपने प्लगइन के साथ। यहाँ पर यो टेक्स्ट डोमेन को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। अब ना चाहते हुए भी ये भी लेक्चर लंबा हो ही गया क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पब्लिक एपीआई एक्सेस की है और एक दूसरी टाइप की एपीआई ऑथेंटिकेशन के साथ हमने अभी करनी है। लेकिन उस वो प्रीटी आसान होगी क्योंकि इसी को हम मोस्टली यूज़ कर लेंगे और इसमें से काफ़ी सारा कोड और उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें अब आपके पास एक शॉर्ट कोड बन गया है जिसमें हमने वैलिडेशन सैनिटाइजेशन भी परफॉर्म की हुई है, स्केपिंग भी परफॉर्म की हुई है, यानी कि सिक्योरिटी मेजरमेंट्स भी की हुई हैं। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं इसमें वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये जो वेरिएबल्स बने हुए हैं यहाँ पर इनको प्रिंट करने से पहले यानी कि वो फील्ड ही ना दिखाएं जिसकी वैल्यू है नहीं, एम्प्टी है, तो वो आपको डिफरेंट इफ कंडीशंस लगानी होगी इसके अंदर अगेन और उसके अंदर फिर आपको ये चेक करना होगा। ऑब्वियसली एक सोफिस्टिकेटेड पूरा जो शॉर्ट कोड या पूरा विजेट होता है उस पर काफ़ी सारा कोड इंक्लूड होता है। अभी तो हमने बड़े मिनिमल से कोड के साथ ये चीज़ें जो है वो अचीव की हैं और हमारे पास एक शॉर्ट कोड जो है वो यहाँ पर बन गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ आ जाते हैं कि जिसमें आपने किसी ऐसी एपीआई से डाटा फेच करना हो जिसमें किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व्ड है।
और उसका सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो आपके पास रैपिड एपीआई है। यहाँ पर आपको एपीआईज मिल जाती हैं फ्री पेड। हम फ्री के साथ ही रहेंगे टेस्ट करने के लिए कि आप जो है वो उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्री या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एपीआईज होती हैं वो कुछ जो फ्री एपीआईज होती हैं उनमें लिमिटेड आपको एक्सेस दी जाती है कि आप एक दिन में, एक घंटे में या एक महीने में उसकी कितनी हिट्स कर सकते हैं। तो यहाँ से क्विकली कोई एपीआई सर्च कर लेते हैं। ये देखें आपके वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ काउंट करने के लिए भी एक ही एपीआई है। कोई आसान सी एपीआई देखते हैं। यहाँ से कह लेते हैं कि लास्ट अपडेटेड, जो रीसेंट अपडेट हुई है, बहुत पुरानी एपीआई जो है वो मोस्टली काम भी नहीं कर रही होती। ओके, ये कोड्स की एपीआई है, इसको देख लेते हैं। प्रोवाइड्स रैंडम इंस्पिरेशनल कोड्स। लेकिन किसी भी एपीआई को चेक करने से पहले आपको उसे सब्सक्राइब करना होता है, जो कि यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का नॉर्मली बटन नज़र आएगा। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई फ्री में 5000 पर मंथ आप लिमिट कर सकते हैं। रेट लिमिट 1000 रिक्वेस्ट पर आवर। एक घंटे में आप 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके बाद अगर आप पेड प्लान पर अपग्रेड करते हैं तो 200,000 पर मंथ $5 में, और अल्ट्रा में 100। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं फ्री प्लान के ऊपर, सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब इसका जो यूजेज है वो भी आपको यहाँ पर पीएचपी चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये पीएचपी का प्लेन पीएचपी के मेथड के ज़रिए आपको ये बता देगा कि भाई आप सीयूआरएल इनिशियलाइज करें, सीयूआरएल के ज़रिए आप ये सारे वो भेजें आर्गूमेंट्स, तो लेकिन अब आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि ये आपका जो हेडर में आपने जो रिक्वायरमेंट्स भेजनी है होस्ट की और आपकी एक्स रैपिड एपीआई की ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक एपीआई के लिए आपके एक यूनिक की होगी या एक डेडिकेटेड की बन जाती है रैपिड एपीआई की इसको एक्सेस करने के लिए। तो अब इसको टेस्ट आप यहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम टेस्टिंग से हमने अपने एक्चुअली हमारा जो कोड है यहाँ पर इसमें हमने करनी है। तो अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर लेता हूँ। इसे हम कह लेते हैं अब चूंकि इसमें हमें ये रैंडम कोड्स बाय कैटेगरी, अच्छा इसमें अगर आपने कैटेगरी साथ पास करनी हो तो वो यहाँ पर ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने साथ कैटेगरी पास करनी है। ये अगर आपने अपने शॉर्ट कोड को इन्हेंस करना है तो उसी तरह से एट्रीब्यूट्स में आप वैल्यू फैच कर सकते हैं और उसको साथ कंकैटिनेट करवा सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट कोड आपका लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको गेट रैंडम कोड्स रैंडम के ऊपर रखता हूँ ताकि कोई भी एक रैंडम कोड जो है वो हमारे पास आ जाए। तो कैटेगरी वाइज स्पेसिफिकली जो है वो आप शॉर्ट कोड को इन्हेंस करने के लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे कह लेते हैं आ, वो पब्लिक एपीआई थी हमारे पास, यहाँ पर इसको हम कह लेते हैं कि इसमें अथेंटिकेशन परफॉर्म होनी है इस एपीआई की में। अब इसको हम फंक्शन बना लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ MSR या रैपिड एपीआई शॉर्ट कोड। इसके अलावा भी आप एपीआईज जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, दुनिया में बेशुमार एपीआईज अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स, अब ये थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी छोड़ता हूँ कि अब आप अगर इसी एपीआई को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स ये देखिए मैंने पास करने आपको सिखा दिए हैं। यूआरएल में आपने सिर्फ वहाँ वहाँ पर वो कनकैटिनेट करना है जो उसका एक्चुअल यूआरएल बन रहा है, और सो ऑन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ से यही सारा कोड हम कॉपी कर लेते हैं ताकि जो डेटा तक जो है वो हम आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये अब आपने ख़ुद से करना है अगर आपको चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो हमारा जो बेस यूआरएल है इस एपीआई की का, वो ये है हमारे पास। ठीक है, और ये अब आपने इसमें क्या करना है कि अब इस रिमोट गेट को थोड़ा सा आपने इन्हेंस करना है। इन्हेंस करने में क्या है कि आपने हेडर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पास करनी है, जिनमें आपकी टाइम आउट आ गया, उसके बाद आप जो है वो ये दो हेडर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अब साथ
पास करनी है उसकी XRapid API का होस्ट। और ये आपने इस तरह से पास नहीं करनी, ये अब आपने हेडर के पैरामीटर के अंदर पास करनी है। यहाँ पर हम हेडर का पैरामीटर देंगे और वो भी चूंकि एक एरे होगी हमारे पास, तो एरे में हम ये वैल्यूज़ पास कर देंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब इनको वो मैं सिंगल कोट्स कर लेता हूँ, क्योंकि हम सिंगल कोट्स में चलते आ रहे हैं, तो डबल कोट्स इसके अंदर अच्छी नहीं लग रही मुझे। अब ये देखें, ये आपका एक एक्चुअल यूआरएल है, और ये देखें होस्ट में, ये देखें अब सिर्फ होस्ट पास किया जा रहा है और साथ उसके उसकी एपीआई की हम पास कर रहे हैं। बाकी सारा काम हमारा वैसे का वैसा हो रहा है, सिर्फ ये यूआरएल्स वगैरह चेंज हुए हैं, एपीआई एरर वगैरह सो ऑन। और अब हम प्रिंट आर कर लेते हैं अ, जो डेटा आया है हमारे पास। ठीक है, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको MSR रैपिड एपीआई ही कह लेता हूँ, और अब हम इसको यहाँ से कॉल बैक फंक्शन में पास कर देते हैं। ओके, और अब रैपिड एपीआई के इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा जी, एपीआई एरर आ गया हमारे पास, और वो एरर क्या है, 401 है। इसको मैं ज़रा रीलोड करता हूँ, एक शॉर्ट कोड रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लीन हो। 401 स्टेटस कोड क्या है, 401 तो यहाँ पर हमारे पास है भी नहीं। ये मोस्ट प्रोबेबली एपीआई जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है तब आ जाता है। HTTP वर्जन की मज़ीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर HTTP वर्जन यूज़ करने का भी तरीका बताया होगा। आ, अब हेडर है या हेडर्स है, मैं चेक करता हूँ एक दफ़ा। देखा, हेडर्स है, गलती हुई हुई है हमसे। एपीआई एरर आ रहा है स्टिल हमारे पास। थोड़ी सी डीबगिंग के लिए इसको मैं फ़िलहाल कमेंट करता हूँ और चेक करते हैं। अच्छा, इनवैलिड एपीआई की कह रहे हैं हमारे पास, हालांकि एपीआई की तो हमारे पास ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे समझ आ गई यहाँ पर हम गलती क्या कर रहे हैं। अब हेडर्स में हमने की वैल्यू पेयर में भेजनी होती है कि उसका नेम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। हमने क्या किया हुआ कि यहीं पर ऐसे कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर हमने भाई पहले इसको एज ए प्रॉपर्टी और दिस इज वैल्यू। ओके, नाउ इट शुड वर्क। ओके, देखा हमारे पास अब आगे कोड। काफ़ी बाज़ात आप एक्सपीरियंस डेवलपर होने के बाद भी आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने ही डीबगिंग हो, ताकि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें, हर रीलोड के ऊपर दोबारा नई कॉल जाएगी, दोबारा नया डाटा फैच होगा रैंडम। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड है कि 5000 जो है वो आप हिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वर्डप्रेस आपको इन्हेंसमेंट देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा
फॉर्मेट कर लें। यहाँ पर इसको मैं चैट पर आते हैं। अब इससे ही हम एक मॉडर्न जो है वो कोड ब्लॉक जनरेट करवा लेते हैं और उसके अंदर जो है वो हम खूबसूरती से दिखा लेते हैं ये जो कोड आ रही है हमारे पास। कॉपी किया यहाँ से CSS को। ठीक है जी, और ये आपकी HTML है। और इसके लिए हम वो OB वगैरह वाला काम नहीं करते। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसे पहले, और अब हम इसे HTML के अंदर ही लिखवा लेते हैं। अच्छा जी। अब इसको रीलोड करने से पहले कोड के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोड है एक्चुअल। और उसके बाद ये ऑथर है और कैटेगरी भी आ रही है साथ, अगर आपने वो भी दिखानी हो। ये देखें, साथ ही मैं इसकी स्किपिंग भी परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से आता है डेटा। ये देखें जी, अब जैसे ही मैं रीलोड कर रहा हूँ ये मेरे पास हर दफ़ा में नई कोट आ रही है, रीलोड हो रहा है डाटा। अब यहाँ पर अगर हम स्टूडियो में आए और यहाँ पर हम देखें तो API कॉल्स जो हैं जो हम हिट कर रहे हैं, स्टूडियो है या कहाँ पर है, RapidAPI का प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा ना मुझे इस्तेमाल करना डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर जितनी भी APIs जो हैं वो हमने ये कोर्स API मैंने कोई और भी मेरे ख्याल से सब्सक्राइब की थी। यहाँ पर ये देखिए ये 7 कॉल्स हमारी हो गई हैं। तो अब आपने इसको परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इन्हेंस करना है अपने इस सिस्टम को, उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस आपको कैशे सिस्टम एक प्रोवाइड करता है ट्रांजिएंट की सूरत में, कि आप अपनी जो कॉल्स हैं उनको कैशे करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सेट ट्रांजिएंट के फंक्शन के ज़रिए एक यूनिक की के साथ उस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, रिस्पॉन्स को किसी स्पेसिफिक आवर्स इन सेकंड्स में आपने नंबर ऑफ आवर एक्सपायरेशन, ट्रांजिएंट, नेम ऑफ द ट्रांजिएंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वैल्यू जो आपने वैल्यूज में स्टोर करवानी है, और उसकी एक्सपायरेशन हाउ मैनी सेकंड्स, घंटों को आपने सेकंड्स में जो है वो बताना होता है वैल्यू को। और उसके बाद ये देखिए आप गेट कर सकते हैं अगर तो वो है डाटा। सो अब इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कह लेते हैं कैशे की। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ MSR रैंडम पोर्ट। ठीक है, अगर डायनामिक डाटा हो तो आपने इसको स्पेसिफिकली एक यूनिक नेम भी बनाना होता है। अगर आपने एट्रीब्यूट्स वगैरह के साथ कर रहे हैं, लेट्स सपोज ईच कैटेगरी की, तो आपको फिर वो एक MD5 यूज़ कर लें PHP का फंक्शन, ताकि वो एक यूनिक की आपको जनरेट कर दे इस तरह से, लेट्स सपोज MD5। और इसमें आप जो है वो कैटेगरी नेम पास कर दे साथ, जिसके साथ वो सेव करे उसे, या आप वो कैटेगरी नेम प्लेन भी पास कर सकते हैं इसके साथ कंकैटिनेट करके। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है ऑब्वियसली इसका। बेस टू द पॉइंट यूजेज में आपको बता देता हूँ, उसके बाद किस तरह से आपने डाटा सेव करना है ये अब आपकी फर्दर आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है। अब ये देखें मैंने एक कैशे की बना ली। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं चेक कर लूँगा। चेक करने के लिए आपके पास
गेट ट्रांजिएंट का फंक्शन होता है, और मैं इसको कह लूँगा कैश डेटा इज इक्वल टू गेट ट्रांजिएंट। गेट ट्रांजिएंट में मैं अपनी कैशे की पास कर दूंगा कि अगर इस की के में कोई डाटा मौजूद है, कैश डाटा, तो उसको डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज नया डाटा सेट कर दो। उसके लिए ये इसी तरह से है, फॉल्स है अगर, तो मैं क्या कहता हूँ कि इफ फॉल्स ट्रिपल इक्वल टू कैश्ड डाटा, देन जो है मेरा ये सारा कोड जो है ये रन कर दो। कैश डाटा की बजाय मैं इसे डाटा ही कह लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है जी, अगर तो ये फॉल्स है तब ये मेरी सारी जो बिल्डअप है ये कर दो, यानी कि ये पूरा कोड तब रन करो। और ऑब्वियसली इसमें हमने अब अपना ट्रांजिएंट सेट भी करना है कि डाटा एक दफ़ा आने के बाद वो ट्रांजिएंट यानी कि वो कैशे में चला जाए, और फिर दोबारा से जब कॉल होगी तो ये इसको पहले चेक कर लेगा। अगर नहीं है कोई एग्जिस्टिंग कॉल तो यहाँ पर हम सेट ट्रांजिएंट करते हैं, कैशे की से बताते हैं कि किस की में आपने स्टोर करनी है ये वैल्यू, की नेम बेसिकली आपने देना है, और आपका वो एक्चुअल रिस्पॉन्स जिसे आपने सेव करना है वो हमने सेव करना है डाटा को। आवर इन सेकंड्स, यानी कि अगर आपने 1 घंटे का लगाना है तो 3600 कर दें, 30 मिनट्स का लगाना तो 1800 कर दें। 3600 सेकंड्स हमारे इक्वल टू होते हैं 1 आवर के। अब ये क्या करेगा, एक दफ़ा ये कॉल, अब ये सारा काम, क्योंकि डाटा जो है वो हमारे पास आ रहा है, हमें पता है दो तरह से आ रहा है। एक तो ट्रांजिएंट में अगर सेव है देन वहाँ से आ रहा है, अगर ट्रांजिएंट में सेव नहीं है, कैशे में सेव नहीं है, तो ये एक नई कॉल बन के यहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है। इसकी मज़ीद रिफाइनिंग, मज़ीद वैलिडेशन आप अपनी लॉजिक के या अपने कोडिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन मेरे छोटे से जो इल्म के मुताबिक है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस तरह से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा जी, कैशे की वो कह रहा है अनडिफाइंड, ओके ठीक है। कहाँ पर कह रहा है ये हमें, 434, 434 तो है नहीं हमारे पास कोई। अच्छा, वो WP इंक्लूड्स में चला गया। अनडिफाइंड कांस्टेंट कैशे की, ओह सॉरी, ये गलती हुई है। देखो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये वेरिएबल के तौर पर हमने पास करना है, उसको डॉलर साइन पास नहीं किया हुआ, बताया नहीं हुआ। ओके, ये देखिए जी, अब ये सेम कोड है। अब अगर कैशे सक्सेसफुली काम कर रही है तो ये हमारे पास यही सेम कोड रिपीट होनी चाहिए। रिपीट हो रही है, देखें मैं रीलोड कर रहा हूँ। अब 1 घंटे तक यही डाटा हमारा यहाँ पर सेव रहेगा। और अगर आपने टेस्टिंग के लिए इसको मेक श्योर करना है कि वाकई हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप डिलीट ट्रांजिएंट के ज़रिए इससे पहले डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सिर्फ इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ट्रांजिएंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब एक हर सेकंड रिफ्रेश के ऊपर हमारे पास वो, या एक दफ़ा डिलीट हो गया तो वो बार बार हमारे पास हर रीलोड के ऊपर ये देखिए नई कोड आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे दोनों सिस्टम वर्किंग में हैं। ये डिलीट ट्रांजिएंट को आप यूज़ कर सकते हैं फोर्सफुली, अगर आपने क्लियर कैशे वगैरह का कहीं पर बटन रखना है सो ऑन, तो आप यहाँ पर ये देखें अब सेव हो गया डाटा। अब हर रीलोड के ऊपर ये देखें हमारा जो कोड है वो सेम है। अब जिस टाइम तक के लिए डेटाबेस में सेव हो गई है, ये 60 मिनट्स तक के लिए यही सेम जो हमारा जो डाटा है डेटाबेस में स्टोर्ड है
ये हमारे पास रहेगा। तो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया हमारा इस एपी कॉल का भी, जिसमें परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट्स भी हैं, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट्स भी हैं, हमने स्केपिंग भी लगाई हुई है, वैलिडेशन भी लगाई हुई है। और इट्स नॉट परफेक्ट, इसमें अभी भी हो सकते हैं लूप होल, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को एपीआई का बेसिकली यूजेज सिखाना था, बाकी सिक्योरिटी वगैरह हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, आपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसी तरह से, और सो ऑन। और इवन आप अपना ये पूरा कोड उठाकर चैट जीपीटी को देकर उससे इम्प्रूव भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाज़ औक़ात इम्प्रूवमेंट्स के चक्कर में वो आपका कोड ही काम करना बंद कर जाता है। ये लेक्चर मैं ऑलमोस्ट तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक एक्यूरेट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और उसमें पिछले 2 लेक्चर्स थे, उनमें से इसी तरह से चैट जीपीटी का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन इट वाज कंज्यूमिंग टू मच ऑफ माय टाइम। दिया हुआ कोड ही वो रॉन्ग जनरेट करके दे रहा था, ये भी काम ही करना छोड़ जाती है, सो ऑन। तो मैंने कोशिश की कि चाहे मेरी तरफ से मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो जाएं, 1.5 घंटे के, 1 घंटे के, पिछले भी 2 लेक्चर मुझे डिस्कार्ड करने पड़े, लेकिन आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड वैल्यू पैक्ड लेक्चर्स टू यू, कि आप तक जो चीज़ एंड रिज़ल्ट पहुंच रहा है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक्ड हो, ज़्यादा प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो, ताकि क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो गई 2-3 दफ़ा उसको रिकॉर्ड करने में, 2 दफ़ा, कि यार अच्छा ये काम इस तरह से नहीं होना, ये इस तरह से होना है। अभी भी आप देखें स्टिल 3rd लेक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके सोल्यूशन हमने क्विकली ढूंढ लिए हैं, और वो कुछ इंटेंशनल थी, कुछ अनइंटेंशनल थी इस लेक्चर में भी। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा प्लगइन डेवलपमेंट की अपनी इस जर्नी में। तो अब इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम मज़ीद एडवांस चीज़ों की तरफ